Hello students, I'm Dr. Divakar from School of Biology. लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट सेल रेस्पिरेशन का पहला स्टेप किया था। इट वाज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना था? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड में चेंज हुआ था। अब पायरुविक एसिड का फेट क्या है? तो पायरुविक एसिड का फेट हम दो तरह से समझने की कोशिश करेंगे, एक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट का क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट का क्या होगा? दो डिफरेंट प्लेसेस पर हमारे मसल्स में, हम सभी जानते हैं कि हमारे मसल्स में एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि मसल्स में होता है। कैसे लैक्टिक एसिड बनता है? पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज हो गया, ये तो ग्लाइकोलाइसिस में बना था। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में एक NADH मॉलिक्यूल भी तो बना था। उस NADH के पास जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का क्या होगा? एरोबिक कंडीशन में ये NADH माइटोकॉन्ड्रिया में इन करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में इन करके वो अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देता है। तो इस तरह से वाटर जनरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या होगा? इन कंडीशंस में NADH के पास जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को पायरुवेट खुद एक्सेप्ट कर लेता है और पायरुवेट इसमें चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और NAD फ्री हो जाता है। NAD फ्री हो गया तो ग्लाइकोलाइसिस फिर से हो सकता है। तो इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, व्हाट इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर? पायरुविक एसिड इटसेल्फ। ठीक है, तो दो पायरुविक एसिड बना है एक ग्लूकोज से, तो दो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से एक और फर्मेंटेशन का एग्जांपल हम पढ़ते हैं, इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, जो कि ईस्ट में होता है। फंगस है, इस तरह से भी पढ़े हुए हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि पहले पायरुविक एसिड से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होता है। इस प्रोसेस को डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, डी कार्बोक्सिलेज हो। पहले पायरुविक एसिड एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है बाय लूजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो NADH बना था ग्लाइकोलाइसिस में, उस NADH का एक्सेप्टर कौन बन जाता है? एसिटल्डिहाइड। तो NADH का हाइड्रोजन इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये रिड्यूस हो गया और NAD क्या हो जाएगा? फ्री। और बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन ऑफ NADH, एसिटल्डिहाइड किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? इथाइल अल्कोहल में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी को हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो दो मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल का बनेगा, इसमें ईस्ट में। तो इस तरह से इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड चेंज हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन दूसरे कंडीशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? जैसे यहाँ पर देखो कि ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में चेंज हो और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल NADH का भी बना। अब आगे का जो स्टेप है, ये रिएक्शन जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये तो साइटोप्लाज्म में हुआ, ये तो साइटोप्लाज्म में हुआ। अब आगे का जो स्टेप होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे का स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड तो चला जाता है। पायरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पायरुविक एसिड के लिए परमेबल है। तो देखो ये एरो ये दिखा रहा है कि ये एंटर कर रहा है, लेकिन क्या एंटर नहीं कर पाता? 2 NADH। 2 NADH जो, क्योंकि NADH के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है। तो इस NADH को अंदर लाने के लिए एक सटल मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। तो हम पहले उसी सटल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो इस NADH को अंदर लेके आता है। क्योंकि NADH के पास जो हाइड्रोजन है, एरोबिक कंडीशन में उस हाइड्रोजन का एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। तो उसी के साथ मिलकर के, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उसके लिए NADH का अंदर जाना जरूरी है।
तो NADH को अंदर लाने के लिए दो तरह के शटल मैकेनिज्म वर्क करते हैं। एक को मैलेट एस्पार्टेट शटल कहते हैं और एक को दूसरा शटल एक और हम करेंगे ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल कहते हैं। हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल्स में ये वाला शटल ऑपरेट होता है, मैलेट एस्पार्टेट शटल, जिसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिवर है, किडनी में है। मोस्ट ऑफ द सेल्स में मैलेट एस्पार्टेट शटल काम करता है। ठीक, तो जो मैलेट एस्पार्टेट शटल है ये कैसे वर्क करता है इसको समझिए। इसमें अब देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन NADH के लिए इम्परमेबल है, NADH इसमें नहीं आ सकता। तो NADH कैसे आता है? NADH अपना हाइड्रोजन ऑक्जेलो एसीटेट को दे देता है। तो ऑक्जेलो एसीटेट क्या हो जाएगा? बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होकर के किसमें चेंज हो गया? मैलेट में चेंज हो गया और NAD फ्री हो गया। NAD को फ्री कराना था, ये फ्री हो गया। अब हाइड्रोजन को लेके कौन जा रहा है? मैलेट। मैलेट के लिए ये मेम्ब्रेन परमेबल है। तो देख लो कि मेम्ब्रेन के अंदर चला आया मैलेट, मैलेट अंदर आया, अंदर आकर के मैलेट के पास जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन उसने फिर NAD को दे दिया। तो NAD किस में चेंज हो जाएगा? NADH में। तो जो NADH यहाँ पर जनरेट हुआ था वही NADH यहाँ पर क्या होगा? फिर से रीजनरेट हो जाएगा और मैलेट किसमें चेंज हो जाएगा? ऑक्जेलो एसीटेट में। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक एंटीपोर्टर काम करता है। एंटीपोर्टर किसको हम कहते हैं? एक ऐसे कैरियर को कहते हैं जिसपे मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ये एंटीपोर्टर जब काम करता है ना, तो मैलेट तो अंदर आ रहा है, अल्फा कीटोग्लूटरेट बाहर जा रहा है। तो एक एंटीपोर्टर यहाँ पर है और एक एंटीपोर्टर यहाँ पर है। यहाँ भी देखो कि स्पॉटेड बाहर जा रहा है और ग्लूटामेट अंदर आ रहा है। तो एक रिएक्शन ये जो होता है, जैसे ऑक्जेलो एसीटेट है ना, ऑक्जेलो एसीटेट किससे बना? मैलेट से बना। जो ऑक्जेलो एसीटेट बना, ऑक्जेलो एसीटेट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन परमेबल नहीं होती, वो एस्पार्टेट के लिए परमेबल है। ऑक्जेलो एसीटेट एस्पार्टेट में कैसे चेंज होता है? बाय टेकिंग एमिनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट। ग्लूटामिक एसिड एक एमिनो एसिड, इसके पास जो एमिनो ग्रुप होता है उसको एक्सेप्ट करके ऑक्जेलो एसीटेट किसमें चेंज हो जाता है? एस्पार्टेट में। और एमिनो ग्रुप को ये लूज करके किसमें चेंज हो जाता है? अल्फा कीटोग्लूटेरेट। और यही अल्फा कीटोग्लूटेरेट एंटीपोर्टर से एक्सपेल हो जाता है बाहर। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो एस्पार्टेट के लिए परमेबल है। तो देखो अंदर से एस्पार्टेट बाहर आ गया, इसलिए इसको मैलेट एस्पार्टेट शटल कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर कौन जाता है? मैलेट। बाहर कौन आता है? एस्पार्टेट। तो इसलिए मैलेट एस्पार्टेट शटल कहते हैं। अब इस एस्पार्टेट के पास एमिनो एसिड तो है नहीं, इसके पास एमिनो एसिड नहीं है। इसने हाँ, इसके पास एमिनो एसिड है, सॉरी, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड के पास जो एमिनो एसिड था, एमिनो ग्रुप था, वो किधर ट्रांसफर हो गया? वो ट्रांसफर हो गया ऑक्जेलो एसीटेट के पास, तो एस्पार्टेट में बदल गई। अब एस्पार्टेट बाहर आया, एस्पार्टेट के पास जो एमिनो ग्रुप है ये अपना एमिनो ग्रुप किसको ट्रांसफर कर देता है? अल्फा कीटोग्लूटरेट को। अल्फा कीटोग्लूटरेट किस में चेंज हो गया? ग्लूटामेट में। और एस्पार्टिक एसिड किस में चेंज हो गया? ऑक्जेलो एसीटेट में। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। मेन पर्पस ये है इस साइकिल का कि मैलेट एस्पार्टेट शटल का काम क्या है? मैलेट एस्पार्टेट शटल का काम है कि NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था वो अंदर की तरफ लेके आना, क्योंकि NADH के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन परमेबल नहीं है। तो NADH फिर से रीजनरेट हो गया और NADH जब एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो वो फिर से ATP का रीजनरेशन करेगा। तो एक तो बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल्स में मैलेट एस्पार्टेट सेटल होते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन और आपको ध्यान में रखना चाहिए, ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन होता है कि किसी कंपाउंड से एमिनो ग्रुप का रिमूवल होना और वो एमिनो ग्रुप या किसी दूसरे के साथ ऐड हो जाना, जैसे रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम वन कंपाउंड एंड इट्स एडिशन टू अनदर कंपाउंड। जैसे यहाँ पर आप देखिए ग्लूटामिक एसिड से एमिनो ग्रुप रिमूव हुआ और किसके साथ अटैच हुआ? ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। तो एस्पार्टेट जनरेट हो गया। अब एस्पार्टेट के पास एमिनो ग्रुप है,
ये एस्पार्टेट अपना एमिनो ग्रुप किसको दे देता है? अल्फा कीटोग्लूटेट। तो अल्फा कीटोग्लूटेट किस में चेंज हो गया? ग्लूटामेट में। और एस्पार्टिक एसिड किस में चेंज हो गया? ऑक्जेलोसिटेट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांस एमिनेशन। दो जगह ट्रांस एमिनेशन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है और एक यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से मैलेट एस्पार्टेट सेटल बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल्स में होते हैं। और ये इसका काम क्या था कि NADH जो साइटोप्लाज्म में बना था उसको अंदर लेके आना। एक दूसरा सेटल और होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सेटल, जो ब्रेन में, हार्ट के मसल में या दूसरे मसल्स में काम करता है। इसको ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल कहते हैं। यहाँ पर देखो, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का है। ये पूरा प्रोसेस जिसमें पायरुविक एसिड बना और इसी में NADH रीजनरेट हुआ है ना? NADH का जनरेशन हुआ है। अब ये जो NADH का जनरेशन हुआ, ये NADH कैसे जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन तो इससे परमेबल, इसके लिए परमेबल है नहीं। उसमें क्या होता है, ये जो NADH जनरेट हुआ, इसको एक्सेप्ट कौन करता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसको इसको एक्सेप्ट करता है ढाप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके किसमें चेंज हो जाता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास जो हाइड्रोजन है, इसने अपना हाइड्रोजन किसको दे दिया? FAD को। तो FAD को दे दिया तो क्या जनरेट हो गया? FADH2। तो हम इस दो शटल में क्या देखते हैं? शटल हाइड्रोजन को लेके अंदर तो आ जाता है, लेकिन मैलेट एस्पार्टेट शटल में NADH का जनरेशन होता है मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और यहाँ पर क्या रीजनरेट होता है? FADH2। तो एनर्जी वैल्यू दोनों की चेंज हो जाएगी। एक NADH 3 ATP बनाता है, एक FADH 2 ATP बनाता है। तो जो NADH यहाँ पर रीजनरेट हुआ था वो 3 ATP बनाता है, लेकिन NADH यहाँ पर NADH तो नहीं बना रहा ना, ये क्या बना रहा है? FADH बना रहा है। तो जो वैल्यू थी ATP की यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इसको हम जब एनर्जेटिक्स करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे कि कैसे होता है। तो दो तरह के शटल का पर्पस बेसिकली क्या था कि NADH जो जनरेट हुआ था उसको अंदर लेके आना। तो ये अंदर आ गया। अब देखते हैं कि पायरुवेट जो एंड किया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन खुद परमेबल थी, उसके लिए तो कोई शटल काम कर नहीं रहा था। तो पायरुवेट जब अंदर आया, उसका फेट अब क्या है, आगे क्या होता है? ये स्टेप 2 है एरोबिक रेस्पिरेशन का। स्टेप 2, इसमें पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम में बदलता है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है, तो डेफिनेटली एक डिकार्बोक्सिलेशन होगा। देखो CO2 बाहर निकल रहा है, तो पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हो गया, 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो गया। यहाँ पर एक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी होगा। तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में NAD किस में चेंज होगा? NADH में चेंज होगा। ये सारे रिएक्शन दो दो होंगे क्योंकि हमारे पास दो पायरुविक एसिड है, तो दो एसिटाइल को एंजाइम बनेगा। ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय एंजाइम कॉल्ड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये कोई एक एंजाइम नहीं है, कई एंजाइम का ग्रुप है। कई एंजाइम मिल करके इसको मिला करके हम क्या कहते हैं? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का रिएक्शन है, इसको लिंक करता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड लिंक रिएक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है। CO2 का रिमूवल क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है ये, इस एंजाइम को काम करने के लिए 5 कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है और 5 कोफैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। और ये कोफैक्टर्स TPP है, लिपोइक एसिड है, NAD है ना, कोएंजाइम ए है, FAD है। ये सारे रिएक्शन जो हैं, ये जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इनको काम करने के लिए इन 5 कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। और लिंक रिएक्शन होता कहाँ है? जैसे ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता था, लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। 2 स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप,
थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप सेल रेस्पिरेशन का, इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल, हैंस क्रेब्स ने डिस्कवर किया था इस साइकिल को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं, साइट्रिक एसिड इस इस साइकिल का पहला प्रोडक्ट है, पहला इंटरमीडिएट कह लो, फर्स्ट इंटरमीडिएट, यहीं से साइकिल शुरुआत होती है साइकिल की। तो साइट्रिक एसिड इज 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जो सी लिखा हुआ है कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, 6 कार्बन कंपाउंड, ये साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, खाली नाम याद होना चाहिए कि पहला कंपाउंड बना। और इसको इसलिए साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। और साइट्रिक एसिड साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए कि साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है ना COH, COOH, 3 है, तो दैट्स व्हाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बिकॉज इट इज ए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो यहाँ से साइकिल स्टार्ट होता है। तो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए आप लोग, साइकिल कैसे स्टार्ट होता है। जब साइकिल, एक साइकिल जब पूरा होगा तो जो उसका लास्ट प्रोडक्ट है वो है ऑक्जेलो एसीटेट, जो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड। और लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम, ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। ये 2 कार्बन और 4 कार्बन मिलके क्या हो गया, 6 कार्बन। 6 कार्बन कंपाउंड को क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड कहते हैं। यहीं से साइकिल स्टार्ट होता है। ये रिएक्शन क्या होगा, कंडेंसेशन हो, दो मॉलिक्यूल, 2 कार्बन कंपाउंड का 4 कार्बन कंपाउंड के साथ कंडेंसेशन होता है, तो एक सिट्रिक एसिड बना। अब अगले स्टेप में लगातार रिएक्शन A and 2B, एक में क्या होता है, H2O बाहर निकलता है, मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, और दूसरे बार H2O ऐड हो रहा है, तो मतलब हाइड्रेशन हो रहा है। रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय सेम एंजाइम एकोटिनेज। अब कंपाउंड क्या बना, आइसोसाइट्रेट बना। आइसोसाइट्रेट में पहला डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है। इसका एक्सेप्टर कौन है, NAD। NAD है तो क्या कंपाउंड बना, ऑक्जेलो सक्सिनेट। आइसोसाइट्रेट किसमें चेंज हो गया, ऑक्जेलो सक्सिनेट में चेंज। अगले स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिमूव होना, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बना। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट का नंबर, कार्बन का नंबर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि CO2 रिमूव हो गया। रिमूव हो गया तो एक कार्बन कम हो जाएगा, तो 5 कार्बन कंपाउंड बना। पूरे क्रेब्स साइकिल में अकेला एक कार्बन होता है, एक अकेला कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। इसके पहले यहाँ से जहां से हमने शुरू किया था, सब में 6 कार्बन था। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें अल्फा कीटो ग्लूटेरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज होता है। और ये जो चेंज होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, इसमें क्या क्या चीज होता है, देखो CO2 रिमूव हो रहा है, CO2 रिमूव हो गया। दो साइकिल में दो ऐसे रिएक्शन है जहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एक ये रिएक्शन 3B और रिएक्शन नंबर 4। तो यहाँ पर जो है डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है। तो डीकार्बोक्सिलेशन के बाद अगला कंपाउंड कितने कार्बन का हो जाएगा, 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब इसके बाद कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं है, तो सब में कार्बन का नंबर क्या हो रहा है, 4। आप ये कह सकते हो कि यहाँ से सक्सिनाइल कोएंजाइम ऑनवर्ड ऑल कंपाउंड्स आर 4 कार्बन कंपाउंड। और इसके पहले ये जो 5 कार्बन कंपाउंड बना था, इसके पहले सब क्या था, 6 कार्बन कंपाउंड। कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको 3-4 नाम दे दिया गया और ये पूछा गया कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर 4 कार्बन कंपाउंड और 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें अल्फा कीटो ग्लूटेरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज होता है। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप ये कह सकते हैं कि जो लिंक रिएक्शन है उस उसी की तरह का रिएक्शन। वहां पर एंजाइम का नाम था पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स,
जो चीज वहां पर हुआ था वहां भी CO2 रिमूव हुआ था, यहाँ भी CO2 रिमूव हो रहा है। यहाँ भी देखो को ए एंजाइम ऐड हो रहा है, वहां भी को एंजाइम ए ऐड हुआ था, यहाँ भी वहां भी डिहाइड्रोजनेशन हुआ था, यहाँ भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो क्रेब साइकिल में सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन इस प्लेस पर हो रहा है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम। और एक्सेप्टर कौन है? NAD, NADH में चेंज हो, क्या बन गया? सक्सिनाइल कोएंजाइम बन। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है अगले रिएक्शन में सक्सिनेट में चेंज होता है, और जब सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में चेंज होता है तो उस समय क्या होगा? उस समय एनर्जी लिबरेट होती है। उस एनर्जी को एक्सेप्ट कौन करता है? उस एनर्जी को एक्सेप्ट करता है GDP फॉर द फॉर्मेशन ऑफ GTP इन एनिमल्स एंड ADP फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्लांट्स। ये जो ATP यहाँ पर जनरेट हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में क्या था कि ग्लाइकोलाइसिस में दो जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था। स्टेप जो दूसरा फेज था पे ऑफ फेज में, यहाँ पर एक क्रेब साइकिल में एक बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब सबस्ट्रेट जब एटीपी प्रोड्यूस करता है, सबस्ट्रेट के लेवल पर यहाँ पर एक एटीपी बन रहा है। एनिमल में जो जीटीपी बना ये भी बाद में एटीपी में ही चेंज हो जाता है। So this is the only reaction in the Krebs cycle where ATP is generated directly by the substrate। ठीक है, अब सक्सिनेट बन गया। सक्सिनेट अगले रिएक्शन में फ्यूमरेट में चेंज होता है, फ्यूमरेट में चेंज होता है। यहाँ भी डिहाइड्रोजनेशन होता है, लेकिन अनलाइक अदर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज FAD। FAD किस में चेंज हुआ? FADH2 में चेंज हुआ। FAD FADH2 में चेंज हुआ। FADH2 में चेंज होकर के सक्सिनेट किस में चेंज हो गया? फ्यूमरेट। फ्यूमरेट, ये सब अब चार कंपाउंड होगा। रिएक्शन को कैटेलाइज कौन करता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। फ्यूमरेट अगले रिएक्शन में मैलेट में चेंज होता है बाय टेकिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो फ्यूमरेज एंजाइम का नाम है, तो मैलेट बना। मैलेट में एक बार फिर से डिहाइड्रोजनेशन होता है, और डिहाइड्रोजनेशन के लिए एक्सेप्टर कौन है? NAD। ये NADH2 में चेंज होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्जेलो एसीटेट। तो ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये लास्ट कंपाउंड है, और यही फिर लिंक रिएक्शन जो लिंक रिएक्शन से जो एसिटाइल कोएंजाइम आएगा 2 कार्बन कंपाउंड, चार कार्बन कंपाउंड के साथ मिलकर के फिर से एक साइकिल इनिशिएट करेगा, एक इनिशिएट करेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि एक ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें दो मॉलिक्यूल बनता है एसिटाइल कोएंजाइम का। दो एसिटाइल कोएंजाइम को मेटाबोलाइज करने के लिए ये साइकिल दो बार रन करेगा, तो सारे प्रोडक्ट जो है ना दो दो बार बनेंगे। जब हम कहते हैं कि ये FADH2 में चेंज हो रहा है तो ये रिएक्शन दो बार हो, सारे रिएक्शन दो दो बार हो। ठीक है, तो एक क्रेब साइकिल जो है इस तरह से रन करता है। क्रेब साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो फर्स्ट रिएक्शन को कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, 2 कार्बन का 4 कार्बन के साथ, 4 जगह डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। ये सब स्टेप का नाम लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ डिहाइड्रोजनेशन होता है। उसमें 3 जगह 3A 4 और 9 स्टेप में NAD इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। आप देख लो, ये NAD हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, दूसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, एक ये तीसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, लेकिन एक जगह FAD हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। तो रिएक्शन नंबर 6 में FAD इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। डीकार्बोक्सिलेशन दो जगह होता है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, स्टेप 3B और 4 में हो रहा है। The only carbon compound, only 5 carbon compound is alpha ketoglutarate। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होता है? स्टेप 6 में। यहाँ सबस्ट्रेट से डायरेक्टली जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इरिवर्सिबल स्टेप्स क्रेब साइकिल, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में भी हमने 3 स्टेप किया था कि इरिवर्सिबल होता है, यहाँ भी 3 स्टेप इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पर स्टेप्स का नाम लिखा हुआ 1 3B 4। तो क्रेब साइकिल में मैं क्या क्या चीज रखनी चाहिए? यही सब जो हमने बताया कि डिहाइड्रोजनेशन कहाँ होता है, डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ पर होता है, कंडेंसेशन कहाँ पर होता है। दूसरा, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्टेप्स में से इन स्टेप्स में से कौन का ऑर्डर, कई बार तीन चार कंपाउंड आपको
दे दिया जाए और उसमें से ऑर्डर पूछा जाए कि किस ऑर्डर में वो कंपाउंड क्रेब्स साइकिल में बनते हैं। उसके लिए एक निमोनिक्स, एक सेंटेंस बता रहा हूँ, उस सेंटेंस को याद रखोगे तो आपके निमोनिक्स याद आ जाएंगे। सेंटेंस इस तरह से है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्रिकेट, सेंटेंस को ध्यान से आप सुनिएगा। क्रिकेट, ये क्रिकेट मतलब सी से पहला इंटरमीडिएट सी से होगा, उसका साइट्रिक एसिड। क्रिकेट क्लब, दूसरा भी सी से, क्रिकेट क्लब सिस एकोनिटेट। क्रिकेट क्लब ऑफ को ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, ये आइसोसाइट्रेट, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। ऑफन, ऑक्जेलोसक्सिनेट, ऑफन एडवर्टाइजेस अल्फा कीटोग्लिसरेट। सचिन, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट है। एंड सौरभ, एंड को ब्रैकेट में लिख दो, इसका कोई मतलब नहीं। सक्सिनेट, सचिन एंड सौरभ फॉर ट्यूमरेट, मेजर मैलेट, ऑफर। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटेट। तो पूरा सेंटेंस इस तरह से बनेगा, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ऑफन एडवर्टाइजेस सचिन एंड सौरभ फॉर मेजर ऑफर। इसमें दो वर्ड को आप ब्रैकेट में रख दीजिए, क्रिकेट क्लब ऑफ को ब्रैकेट में रख दीजिए, सचिन एंड सौरभ, एंड को ब्रैकेट में रख। तो एक आपको एक निमोनिक्स बन जाएगा और इससे आप क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट का ऑर्डर लर्न कर सकते हैं, ऑर्डर लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रेब साइकिल के फीचर्स हो गए। एनर्जेटिक्स यदि हम करें, जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस का एनर्जेटिक्स किया था, लिंक रिएक्शन में डायरेक्टली सबस्ट्रेट के लेवल पर तो कोई एटीपी नहीं बनता, लेकिन वहां पर दो एनएडीएच बनते हैं। तो दो एनएडीएच, एक एनएडीएच ईटीएस में जाकर के 3 एटीपी बनाते हैं। तो दो एनएडीएच है तो कितना बनाएगा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 6 एटीपी। अब टीसीएस साइकिल का एनर्जेटिक्स करो तो डायरेक्टली टीसीएस साइकिल में कितना बनता है, 2 एटीपी, क्योंकि साइकिल तो दो बार घूमेगा ना। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोर होता है एक जगह है, लेकिन हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम तो दो है, तो दो बार साइकिल रन करेगा तो 2 एटीपी का जनरेशन होगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनने में स्टेप 5 में 2 एटीपी का जनरेशन होगा। टोटल 6 एनएडीएच बनते हैं। एक राउंड में 3 बनते हैं, लेकिन 2 राउंड चलेगा ना, तो 6 एनएडीएच बनेंगे। और एक एनएडीएच कितना बनाता है, 3 बनाता है, तो 6 कितना बनाएगा, 18। एक एफएडीएच 2 4 एटीपी, 2 एटीपी का प्रोडक्शन करता है, और 2 एफएडीएच 2 कितना बनाएगा, 4। क्रेब साइकिल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 24। 24 क्रेब साइकिल का कंट्रीब्यूशन हो गया, 6 लिंक रिएक्शन का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो 6 और 24 कितने हो गए, 30। और ग्लाइकोलाइसिस का कंट्रीब्यूशन या तो 6 होगा या फिर 8 होगा, तो मैं पहले लेक्चर में आपको बता रहा हूँ। अकॉर्डिंगली या तो 36 एटीपी का फॉर्मेशन होगा या 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। कुछ एक बातें जो पीछे कवर नहीं हो पाई थी उसको यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, कुछ नोट्स हैं। नॉर्मली लोग ऐसा मानते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि फर्मेंटेशन में हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसा कि हमने देखा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन था, पायरुविक एसिड, तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के साथ इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में एसिटल्डिहाइड वाज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर, तो वहां पर एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन एक्सेप्टर था, तो वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्मेंटेशन में हाइड्रोजन का जो एक्सेप्टर होगा हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अदर देन ऑक्सीजन। और यदि ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्टर है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। हम ये करेंगे कि जो एनएडी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है या एफएडी एक्सेप्ट कर रहा है, फाइनली इट विल बी ट्रांसफर टू द ऑक्सीजन, जनरेट वाटर। एक और चीज रह गया था, हम बार बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करते हैं। फॉस्फोराइलेशन तीन तरह का हो सकता है। इस फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी का जनरेशन। तो एटीपी जनरेट करने के तीन तरह के मैकेनिज्म। एक तो सबस्ट्रेट खुद प्रोड्यूस करे, जैसा हमने क्रेब साइकिल में किया, जैसा हमने ग्लाइकोलाइसिस में किया, उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एटीपी का जनरेशन होता है, मोस्ट ऑफ द एटीपी का जनरेशन होता है वो
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एटीपी जनरेट होता है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो दो तरह का हो गया। तीसरा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसके बारे में हम फोटोसिंथेसिस में करेंगे। ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन में बनता है ना एटीपी, है ना। तो वो जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है लाइट के प्रेजेंस में, उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो तीन तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अभी और भी पार्ट बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है और कैसे एटीपी जनरेट होता है, ये भी हमने नहीं किया, तो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।